कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। सर खैर मकदम करते हैं आपका। गुड मॉर्निंग कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला, मौसम काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहा। तो इस बीच अगर देखा जाए तो मस्टर्ड कल्टीवेशन में कितना फर्क पड़ा? ऐसा है कि आप हम सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड इस सिनेरियो को हम देख रहे हैं। जब कंटिन्यूसली बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, तो जो हम लोगों ने रबी क्रॉप्स ग्रो की थी ये किसानों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया था और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कि जो किसानों की तर्जमानी करता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 13.5 लाख फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज हैं और जिसमें से 7,65,000 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर खरीफ के दौरान तकरीबन 2,75,000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो की जाती है, जिसमें से कि मेजर स्टेपल फूड हमारा जो है वो पैडी है, यहाँ के लोगों की खुराक है। और पैडी जो है तकरीबन 1,30,000 हेक्टेयर के ऊपर पैडी लगती है। लेकिन सर्दियों के दौरान उस बनिस्बत को अगर हम देखें तो हमारे पास मोर देन 60 to 65% जो लैंड थी वो खाली रहती थी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2021-22 में एक इनिशिएटिव शुरू किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मिशन को लॉन्च किया गया था जिसको कहते हैं ऑयल सीड मिशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और यूटी गवर्नमेंट के साथ मिलके एक जामिया मंसूबा बनाया कि किस लिहाज से वो एरिया जात के जहां पे सीवियर वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं है वो सारे का सारा एरिया रबी के दौरान में अंडर काश्तकारी आ जाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो 2020-21 के बीच में जो मंसूबा शुरू किया, उस वक्त हमारे पास जो रबी क्रॉप्स ग्रो करते थे उसके बीच में मटर जो हमारे लोग अक्टूबर में ग्रो करते थे, जिसकी बाद में अप्रैल एंडिंग के बाद जो है उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती थी और फिर वो लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी में चलते थे जिसको हम मार्केटिंग के लिए बेचते थे। कश्मीर के अंदर जिन क्रॉप्स की भी काश्तकारी हम लोग यहाँ पे करते हैं, पैडी की आप ले लें, सरसों की बात आप कर लें, मटर की बात आप कर लें, सब्जियों की बात आप कर लें, नेशनल एवरेज से हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो उससे 2 गुना ज्यादा है। सरसों की काश्तकारी इस वक्त आप इन खेतों के बीच में बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। इसके और 3 फायदे हैं। नंबर 1 फायदा यह है कि अगर 20 कनाल के एरिया में एक किसान 2 से 3 शहद की पेटियां रखता है तो जो सरसों की क्रॉप की पैदावार है वो 40 से 45% पैदावार बढ़ती है। और उसके बाद जिस वक्त हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की फ्लावरिंग आती है तो उस क्रॉप को उस पॉलिनेशन की वजह से 20 से 25% पैदावार उसकी बढ़ती है। एक पॉलिनेशन से हमारी पैदावार बढ़ी। दूसरा ये होता है कि जो हनी बीज हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बड़े फास्ट पैमाने पे होती है और जहां किसान जो है वो 1 पेटी से 4 पेटियां जो है वो बना सकता है। और तीसरा फायदा इसका कि हम लोगों को मार्च और अप्रैल के बीच में कश्मीर में हानी हार्वेस्ट करने के लिए हमारे पास वैसा फ्लोरा नहीं था और इससे हम हानी की शहद की एक अजाफी क्रॉप लेते हैं जिससे हमारे किसान को फायदा होता है। और इससे बढ़ के फायदा भी जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे बी पॉलन्स हैं, सरसों के पॉलन जो हैं वो इस लिहाज से मिल जाते हैं कि इतने शायद किसी भी फ्रूट क्रॉप में नहीं मिलते। तो इसलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया हम इस सरसों क्रॉप को रबी के दौरान में ग्रो करेंगे वो हमारे किसानों की आमदनी को भी बढ़ाएगा। जब साल में 1 के बजाय 2 फसलें लेगा तो उससे डबल प्रॉफिट उसको होगा। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक चीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो मस्टर्ड की कल्टीवेशन, मस्टर्ड की प्लांटेशन के लिए भी कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जिससे फार्मर्स को काफी ज्यादा फायदा पहुंचे, क्योंकि जैसा आप इसने पहले ही कहा कि हम फार्मर्स के फलाह बहबूदी के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें जैसे कि हाइब्रिड सीडलिंग होती है या प्लांटेशन होती है, क्या कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा और माकूल सवाल आपने किया। इस जिम्मे में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक डिटेल स्वॉट एनालिसिस एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के साथ बैठ के और हमारी दोनों जो यूनिवर्सिटी थी एक डिटेल स्वॉट एनालिसिस किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं और इस 70% में से 80% से जो ज्यादा लोग हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। एक साइड से हम देख रहे हैं कि हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, जो स्टेपल फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, उसके साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं उसको पूरा करना है। लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जैसे
ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन जम्मू कश्मीर में हैं। ये मुल्क के किसी दूसरी रियासत में अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिछले साल एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम मंत्रियाम पे लाया। उस प्रोग्राम के तहत 29 प्रोजेक्टों को तरजीह दी गई। उस 29 प्रोजेक्टों में से जो 2 प्रोजेक्ट वैसे हैं जिनका ताल्लुक इसी सरसों की काश्तकारी से है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि सीड को बढ़ावा कैसे दिया जाए। आप जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में उसमें 33% सीड रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं उसके बीच में 50% सीड रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और हाइब्रिड जो है वो 100% रिप्लेसमेंट पर जाना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है। मान लेते हैं कि एक किसान को काश्तकारी करने के लिए जब कुछ साल पहले एक बैलों की जोड़ी की जरूरत पड़ती थी तो उसका बहुत सारा टाइम उसमें सर्फ होता था। आज आप देखते हैं कि वैसी मशीनरी आ गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से वैसे एक प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मंत्रियाम पे लाए गए हैं कि मैकेनाइज फेस में ले जा रहे हैं। और मैकेनाइज फेस में खाली ये नहीं कि किसी को ट्रैक्टर दिया, किसी को टिलर दिया, किसी को ये दिया, उसमें इस लिहाज को भी जोड़ा जाता है कि हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बंक्स जो है बड़े पैमाने पर इनका इनकाद हो रहा है। उससे ये होगा कि अगर किसी को कस्टम हायरिंग सेंटर लेना है तो वो इंडिविजुअल फार्मर ले सकता है, वो अपनी जमीन की काश्तकारी जो है उसको भी करेगा, और उसके बाद जो उसके अड़ोस पड़ोस में जो गिरदोनवा में जो फार्मर लोग रहते हैं जो ये मशीनरी नहीं खरीद सकते, वो कम शराइत के ऊपर घंटा के किराए के हिसाब से वो उन लोगों को ये मशीनरी दस्तयाब करता है। वो खुद अपने लिए भी रोजगार पैदा करता है और उन लोगों के लिए भी रोजगार पैदा करता है, और उसके साथ जो लोग काम करते हैं। इसी लिहाज से अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर कोई हमारी FPO है, वो लोग भी फार्म मशीनरी बैंक हम उनको एस्टैब्लिश करके देते हैं जिसके बीच में 8 लाख रुपए की सब्सिडी है, और उसको जो मशीनरी लानी है उसके बाद वो इसको भी किराए पे दे सकता है। और एक फार्म मशीनरी बैंक जो है वो पूरे साल में 365 दिनों में 3 लोगों को ऑन एन एवरेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सर एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं सर, जो मस्टर्ड कल्टीवेशन कश्मीर की है उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और दूसरा सवाल इसी के साथ कितना रेवेन्यू भी जनरेट होता है? ऐसा है, अगर ये एदाद शुमार में आपको बताऊं तो शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। हमारे कश्मीर में सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री जिसको हम गिनते थे कि हमारी सेब की इंडस्ट्री है, सैफरान की इंडस्ट्री है, जैसे मान लो सैफरान की इंडस्ट्री 400 करोड़ की इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। ऑयल सीड सरसों की जो इंडस्ट्री है इससे 3 गुना ज्यादा है। सही। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आप 1,40,000 हेक्टेयर को मल्टीप्लाई करें सिर्फ कि 20 कनाल के बीच में अगर सिर्फ आप 3 लोगों को रोजगार देंगे तो 1,40,000 को आप मल्टीप्लाई करें, मैं आपको मिनिमम लेवल पे, हालांकि तो बहुत फायदा है कश्मीर को। हालांकि ऐसा है कि 5 जो किसान हैं वो एक क्रॉप की कल्टीवेशन में उसके पूरे लाइफ साइकिल में लगते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 नहीं, मैंने आपको मिनिमम लेवल 3 बताया है। हालांकि 3 से 20 कनाल की खेती बाड़ी पूरी नहीं होती है। मैं सिर्फ 3 के अगर आप हिसाब करो तो जब हम 1,40,000 1.5 लाख की बात करते हैं तो आप उसके खुद मल्टीप्लाई करो कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ काफी ज्यादा मुलवस हो रहा है खेती बाड़ी की, और क्योंकि अब बेरोजगारी काफी ज्यादा है, तो जिसके पास जमीन है वो अपनी जमीन में कुछ उगाता है और वहां से अपना रोजगार कमाता है। तो उन यूथ्स के लिए क्या कुछ स्कीम्स जो है वो बनाई जा रही है, उन तक पहुंचाई जा रही है, जिससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिले और वो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो यूथ है वो खेती बाड़ी की ओर चले? ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस डिजिटल एग्रीकल्चर के दौर में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं वो इसी लिहाज से लॉन्च की जा रही हैं कि जो आज का पढ़ा लिखा यूथ है वो खाली किसान ना बने, वो फार्मर से एंटरप्रेन्योर बने। जब वो एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो लोगों को रोजगार देगा, बल्कि वो रोजगार मांगने वाला नहीं। हमारा यही मुद्दा है कि आज हम अपने नौजवानों को एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की तरफ इस लिहाज से राग़िब करें और इस लिहाज से आ रहे हैं, और आज हमारे बच्चे जो हैं वो जब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आपको ये भी जान के खुशी होगी, अगर कुछ इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम के आने के बाद अगर आज आप कश्मीर की खेतों में जाएं, आप सिर्फ वर्टिकल एक्सपेंशन फेज को देखें। जिस कश्मीर के अंदर 2 साल पहले आज तक 500 स्क्वायर मीटर का एक भी हाईटेक नहीं था, आज इस साल जो है ये 75 जो है वो इससे पहले कंप्लीट हो गए हैं। हम 155 स्क्वायर मीटर या 160 स्क्वायर मीटर की तो बात ही नहीं करते, वो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल के अंदर 100 की तादाद में क्रिएट किए। हम इनको इस लिहाज से इनका स्किल डेवलपमेंट करें, इनकी हैंड होल्डिंग वैसे करें कि ये कर लोगों को रोजगार देने वाले बने, बल्कि ये किसी की बीच पर रोजगार मांगने वाले नहीं।
اور سوسائٹی تبھی ترقی کرے گی, تبھی ہم لوگ آگے بڑھ پائیں گے جب ہم اپنے لیے اپنے آپ میں یہ ہمت پیدا کریں گے. اور آج اگر آپ ہماری جو بچیاں ہیں, ہمارے جو سیلف ہیلپ گروپس ہیں, مشروم کے لحاظ سے دیکھ لو, آرگینک ویجیٹیبل کے لحاظ سے دیکھ لو, جو آرگینک ویجیٹیبل یا ایگزاٹک کے فیس میں ہم جموں کشمیر میں یہاں پہ اس لحاظ سے گرو کرتے ہیں, یہ شاید کنٹری کے اندر دوسرے کسی جگہ میں نہیں ہے. شکریہ شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایگریکلچر چودھری محمد اقبال صاحب. تو بڑی خوشی ہوئی ان سے سن کر کہ ہمارا جو یہاں کا کشمیر کا فارمر ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, ان کو بھی کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس قابل بننے کے لیے کہ کشمیر کا جو اپنا کراپ ہے, سیفران کی بات کرے یا چاول کی بات کرے یا اب اس وقت مسٹرڈ کی بات کرے تو وہ سب نمبر 1 ہے. گڈ مارننگ کشمیر کے لیے فی الحال اتنا ہی. میں زرکا شفیع, کیمرہ پرسن آشنا کے ساتھ.